Hi everyone, welcome to our new YouTube channel, CLAT Express. We are starting with the current affairs, which is starting from May 29th. We are going to cover current affairs on single basis, because on an individual days. This is going to be a short video where we are going to cover the current affairs on May 29, 2024. हर एक दिन का हम लोग इंडिविजुअल करंट अफेयर्स करेंगे. We will try to cover the current affairs which is going to start from 29th of May, and we will try to cover the current affairs from 1st of January till 30th of November, and we will finish it with the most important topics which can come in your CLAT exam, which is on 1st of December. हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे लीगल करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके. We will try to cover daily current affairs. This channel is not only for CLAT, this is also helpful for you in CUET exams, IBPS, SSC, Railways, and moreover your UPSC. हम हर एक करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो ये सारी चीजें कवर करते हुए चलते हैं. Let's start from the beginning. सबसे पहला इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर विमेन्स हेल्थ वाज ऑब्जर्व्ड इन 2024. क्या था इस बार का थीम? भाई देख, सिंपल सी बात है कि मोबिलाइजिंग इन क्रिटिकल टाइम्स ऑफ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एक सबसे बड़ा थीम था जो 28 में बोला गया था. यहाँ पर हम लोगों ने पूरा का पूरा 28 को कवर करा है. 28 में का मोबिलाइजिंग इन क्रिटिकल टाइम्स ऑफ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ये पूरा का पूरा थीम आपका ग्लोबली ऑब्जर्व करा गया. ये इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स हेल्थ में, तो आप लोगों को कोडवर्ड में याद रखना है कि मई 28 को आपके पास विमेन की हेल्थ के ऊपर ध्यान रखा जाता है. दूसरा, इनका मेन काम क्या था? विमेन की फंडामेंटल राइट्स के ऊपर काम करना. इक्वालिटी के लिए फंडामेंटल राइट कौन सी होती है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 14. यहाँ पर हम लोगों को बोला गया है फ्री फ्रॉम अब्यूज, डिस्क्रिमिनेशन और राइट्स को वायलेट ना करते हुए चले. ये स्टैंड है तो ताकि टू रिस्ट्रिक्ट द अगेंस्ट द एफर्ट्स टू रिस्ट्रिक्ट द विमेन्स राइट, कि विमेन्स की राइट कभी भी नीचे ना हो. हम लोग विमेन्स राइट टू प्राइवेसी, विमेन राइट टू एजुकेशन, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन सब का ध्यान रखेंगे. यहाँ तक कि जेंडर इक्वालिटी और विमेन को एम्पावर करने में भी हेल्प करेंगे. हम लोग सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव की हेल्थ और राइट्स के ऊपर भी बात करेंगे कि यहाँ पर हर एक विमेन के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हेन दे से नो इट मींस नो. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसका मतलब क्या है? दे शुड नो एवरीथिंग अबाउट देयर सेक्सुअल हेल्थ, व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग. गुड हेल्थ, गुड टच, बैड टच तो बचपन में सिखाया जाता है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेप एंड द डिफरेंट असॉल्टमेंट, ये सब भी बताया जाता है. विमेन्स की राइट टू प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडली ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर हम लोग जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एम्पावर को करेंगे विमेन्स को. ये आता है सब कुछ आपके आर्टिकल 14 के अंदर. इंटरनेशनल डे सबसे पहले कोस्टा रिका में मनाया गया था, साउथ अमेरिका में. ये लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन वुमेन हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया गया था. ये आपकी समरी. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड हंगर डे 2024, बताइए दोस्तों कब ऑब्जर्व किया था? थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड, अभी अपने बताया ना वुमेन हेल्थ के ऊपर काम करा गया, तो हंगर डे भी हम लोगों ने मदर्स के ऊपर काम किया है, तो वही औरतों का ध्यान रखा गया है 28 मई को. यहाँ की जो थीम है उसमें पहले बताई गई है कि ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली ऑब्जर्व करी गई है. एड्रेस द क्रिटिकल इशू, अवेयरनेस को रेस करना, बैल न्यूट्रिशन के ऊपर बात करना, हंगर को एडवोकेट करना, फूड सिक्योरिटी पे काम करना, और कम्युनिटीज पे. फूड सिक्योरिटीज क्या होता है? एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड, सबको खाना मिले, फूड अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो. यहाँ पर हम लोग डाइट के साथ काम करें. दिस कैन लीड टू सीवियर हेल्थ इश्यूज, खासकर विमेन और चिल्ड्रन में. लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज में हंगर को इरेडिकेट करना, रूट कॉजेस की तरफ देखना, includes agriculture development, education sector, healthcare sector,
इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, लॉन्ग टर्म की तरफ आगे बढ़ना। नेक्स्ट, स्टैटिक इंफॉर्मेशन में, स्टैटिक इंफॉर्मेशन में अगर मैं बोलूं तो वर्ल्ड हंगर डे 2011 में लॉन्च हुआ था, और ये है इसकी पूरी समरी। मैंने हर एक नोट्स में आपको समरी दी गई है, और ये सारे नोट्स आपके गूगल ड्राइव पे आपके साथ शेयर कर ली जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अब इंटरनेशनल आर्मी, इंडियन आर्मी ने 76th इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स के लिए हमने काम किया है। कैसे? हमने एक नेशनल वॉर मेमोरियल में लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज करा है नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली के अंदर, कि यूएन पीस कीपर्स ने कि कैसे उनका प्रोफेशनलिज्म था, डेडिकेशन था, और उनके कोविड के समय में कितने सैक्रिफाइसेस करे हैं। जितने भी कॉमरेड्स की डेथ हुई है उन सबका ध्यान रखा गया, और इनके कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी। यूएन पीस कीपिंग फोर्स क्या है? ये ऑपरेशन है कंडक्टेड बाय यूएन टू हेल्प द कंट्रीज नेविगेट द डिफिकल्ट पाथ फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू पीस। हमेशा ध्यान रखिएगा, पीस लाने के लिए सिक्योरिटी यही कहता है कि हमें एक मुश्किल पाथ चुनना पड़ेगा। इट इन्वॉल्व्स मिलिट्री, पुलिस एंड सिविलियन पर्सनल। स्टैटिक जीके में इंडियन आर्मी कब फाउंड हुई थी? 1895। इसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? मनोज पांडे, और हेडक्वार्टर्स है दिल्ली। और यूएन पीस कीपिंग फोर्स, इसका फाउंडिंग ईयर 1948। 1945 में यूएन फाउंड हुआ था, पर यूएन पीस कीपिंग 1948, जस्ट आफ्टर योर, मतलब 3 years आफ्टर योर वर्ल्ड वॉर 2। एंड हेडक्वार्टर्स इज इन अगेन यूएसए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूएस की डेप कहां पर है? हेडक्वार्टर्स यूएसए में। एंड दिस इज योर समरी। यहां पर हमें एक चीज का और ध्यान रखिएगा, मेजर राधिका सेन को मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। इनके इनिशिएटिव्स कॉन्गो और अबे के लिए भी थे। नेक्स्ट, व्हाट रिकॉर्ड डिड इंडियन माउंटेनियर सत्यदीप गुप्ता ने सेट करा, और माउंट एवरेस्ट से माउंट लॉस से ये कितना टाइम लगा इनको जाने में? यहां पर इन्होंने जो काम किया है वो इवेंट यही है कि दो एक साथ पहाड़ इन्होंने टाप, मतलब जिसको हम हिंदी में टापा कहते हैं, मतलब इन्होंने ये दो पहाड़ एक दूसरे के साथ पार किए। लोकेशन दोनों की कहां पर है? नेपाल में। और ये बहुत ही बड़ा एडवेंचर एक्सपेडिशन था। ये दोनों एवरेस्ट एक ही सीजन में जाना बहुत ही मुश्किल काम था, और ये इन्होंने दो, क्या कहते हैं, फर्स्ट डबल एसेंट करा है माउंट एवरेस्ट, और सबसे बड़ा फोर्थ हाईएस्ट पीक माउंट लोत्से, ये दोनों को एक साथ कवर करा है। डबल डुअल एसेंट का मतलब दोनों को ट्वाइस इन वन क्लाइंबिंग सीजन। और यहाँ पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट है माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से, ये कहाँ पर है और की हाइट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लोकेशन अपना नेपाल और तिब्बत में ही आते हैं। ठीक है, ये आपकी समरी। ये किसने किया है? ये पेस्टिम्बा शेरपा और निमा उंगदी शेरपा ने किया है, May 21 और May 22 को। ये फर्स्ट पर्सन है टू अचीव दिस फीचर। इन्होंने साथ में किया था, पर किया किसने था दोस्त? ये किया था सत्यदीप गुप्ता ने। किसने किया? सत्यदीप गुप्ता ने, और साथ में ये दो लोग भी गए थे। नेक्स्ट, आईसीसी विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ, ये मिला है हेली मैथ्यूज को। हेली मैथ्यूज, ठीक है, इनको थर्ड टाइम मिला ये अवार्ड। आईसीसी विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ, ये अप्रैल 2024 का है। आईसीसी हेडक्वार्टर्स कहां पर है? आपका दुबई में। इन्होंने हेली मैथ्यूज ये T20 में और वन ओडीआईज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है। शी इज फ्रॉम वेस्ट इंडीज। ठीक है, और T20s में एक मंथली अवार्ड दिया जाता है फीमेल क्रिकेटर्स को इंटरनेशनल मैचेस में। हेली मैथ्यूज ऑलराउंडर है, और इन्होंने 2021 और अक्टूबर 2023 में भी ये अवार्ड जीता था। इनके कंपटीशन में साउथ अफ्रीका की वॉलवाट एंड चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका की कैप्टन, ये दोनों थे। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ये किसको मिला है? मोहम्मद वसीम। पहली बार एक प्लेयर यूएई से जिनको अवार्ड मिला। इन्होंने बहुत ही अच्छा अपने बैट से रन करा है। ठीक है, और ये एसीसी मेंस प्रीमियर कप में इनका बहुत ही था। एसीसी मेंस प्रीमियर कप क्या होता है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का कप होता है। ठीक है, ये कैप्टन भी हैं और बहुत अच्छे बैटर हैं, इनका बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट भी है।
इनके कंपटीशन में कौन थे? शाहीन अफरीदी पाकिस्तान से एंड इरास्मस नामीबिया से। ये सारी की सारी जनरल न्यूज के बाद हमारे पास आते हैं बैंकिंग और फाइनेंस। कौन सी कंपनी ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है टू ड्राइव टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन? ये किया है हमारे सैस विया। ठीक है, ये इवेंट 2024 में हुआ था। 2024 में हुआ है टू मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी और इनहेंस एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस। यहाँ पे एनालिटिकल वर्कलोड्स और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए काम किया। यहाँ पर जो कंपनी है सैसविया, ये एआई एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। ये एक्टोरियल वर्कलोड्स, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग और एनालिटिकल अंडरराइटिंग के लिए काम करते हैं। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस 2006 और इनके जो सीईओ हैं अनिल कुमार अग्रवाल हैं। और जो सैस है इसके फाउंडिंग ईयर है 1976 एंड दिस इज फ्रॉम यूएसए और ये डेटा एनालिटिक्स की कंपनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन सी कंपनी ने पार्टनर किया है ड्राइव टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन के साथ? सैसविया एंड श्रीराम जनरल इंश्योरेंस। कौन सी कंपनी ने रिस्क मैनेजमेंट के लिए काम किया है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ? ये भी सैस, ये स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस है। ठीक है, यहां पर हम लोगों का रिस्क ऑपरेशंस और रिस्क मैनेजमेंट बेसिस पे काम करने की बात करेंगे। फाउंडिंग ईयर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में। ये बैंक आपका नेशनलाइज कब हुआ था? 1969 में। और इनके रिस्क ऑफिसर का नाम क्या है? अश्विनी कुमार चौधरी। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस के नॉर्म्स बनाए हैं और क्या बेनिफिट मिला है आइए पढ़ते हैं। इन्होंने बताया कि इनको चॉइस ज्यादा मिले, क्लेम्स और सर्विस स्टैंडर्ड्स में भी इंक्रीज हो। ध्यान रखिएगा IRDAI का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? ये है हमारे लिए हैदराबाद में। इसमें हम लोग पॉलिसी होल्डर्स को हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आगे काम करवा रहे हैं और उनके लिए हम वाइडर चॉइस पे काम कर रहे हैं। और हमारे कंज्यूमर इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन सीट्स के लिए हम लोग पॉलिसी होल्डर्स को अच्छे से मल्टीपल पॉलिसीज के साथ काम कर रहे हैं। CIS का जो मेन काम है वो इसका मतलब ये है कि एक डॉक्यूमेंट जहां पर हर एक इंश्योरेंस को ट्रांसपेरेंसी के साथ बताओ कि कितना कितना आपको इंश्योर्ड, आप कितने इंश्योरेंस के लिए इंश्योर्ड हुए हैं, आपका नो क्लेम्स बोनस, आपका कैशलेस ऑथराइजेशन, ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। IRDAI जैसे बताया हैदराबाद यानी तेलंगाना का कैपिटल और इसका हेडक्वार्टर्स, इसका फाउंडिंग ईयर 1999। और इनके की प्लेयर्स कौन थे? LIC, ICICI, स्टार हेल्थ, ये सब हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में आते हैं। और इन सबको रेगुलेटरी बॉडी कौन कर रहा है? IRDAI। ये है इसकी समरी, आप एक बार देख सकते हैं। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10, ये आप लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं। आई डोंट थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए, RBI कब फॉर्म हुआ था? 1935। हेडक्वार्टर्स इज मुंबई एंड शक्तिकांत दास इज योर गवर्नर। एडलवाइस इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब आते हैं मेरे पास, पार्टनरशिप हुई है MG मोटर की गाड़ियां आती हैं और HPCL की। उनका एक ही काम है कि हम लोग अपने EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, फास्ट चार्जर्स लगाएंगे। यहाँ पर इनका लोकेशन कहाँ पर है? नई दिल्ली में। यहाँ पे EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ तैयार कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो MG मोटर का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? गुड़गांव में। ठीक है, इसकी पेरेंट इन कंपनी ये चाइना से आती है। और HPCL हमारे मुंबई महाराष्ट्र। भारत एक्स ने अभी एक्विजिशन किया है जेनेफी को एज अ हेड ऑफ बिजनेस। ये पदम कटारिया ने अभी किया है एक्विजिशन में और इनको ज्वाइन करा है हेड ऑफ बिजनेस में पदम कटारिया ने। ये हेल्थ केयर के साथ काम करना चाहते हैं। एक्विजिशन ऑफ जेनेफी ये किया है भारत एक्स ने। यहाँ पर इनका काम है एक हेल्थ इन वर्टिकल और एक्सपैंड करना अपने मेडिकल लेंडिंग में। जीरो कॉस्ट EMI सोल्यूशंस अगर आपके पास कोई हेल्थ केयर एक्सपेंसेस है। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इन दोनों का हेडक्वार्टर्स, क्योंकि ये ज्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक जीके के लिए आते हैं। और जेनेफी बिल्कुल अभी हेल्थ केयर फाइनेंसिंग ये नई कंपनी है और ये जिस हिसाब से चल रही है ये बहुत ही बड़ी कंपनी बनने को तैयार है। मेजर राधिका सेन अभी मैंने आपको बताया, ये इंडियन आर्मी ऑफिसर है। यूनिटरी UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड मिला इनको।
ठीक है, ये कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलिट्री जनरल पीस कीपर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने स्टेबलाइजेशन मेजर्स पे काम किया। इंडियन आर्मी हमारे 1895 करंट चीफ कौन, जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट दोस्तों हम चलते हैं सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड। ये एरिया ये है, हमें मिला है REC लिमिटेड को एनर्जी ट्रांजिशंस पे काम करने के लिए प्लैनेट के समिट और अवार्ड्स के लिए। ये इवेंट मई 2024 में गोवा में हुआ है। इनका मेन काम है टुवर्ड्स ग्रीनर फ्यूचर, और ये हाईलाइट करते हैं REC की सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स में। REC लिमिट एक महारत्न कंपनी है, आपको पता है महारत्न कंपनी ये आती है हमारी गवर्नमेंट कंपनी यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये एनर्जी सेक्टर के लिए काम कर रही है, खासकर रिन्यूएबल में। REC लिमिटेड जिनको अभी अवार्ड मिला है सस्टेनेबिलिटी चैंपियन में। नेक्स्ट, REC कब फॉर्म हुआ, 1969, और इनका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है, और इनके CEO है VK देवांगन यानी विवेक कुमार देवांगन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और ये इनकी समरी। Next question is, which award did PFC receive at the Outlook Planet Sustainable Development? और ये अवार्ड मिला है CSR चैंपियन अवार्ड। ये अवार्ड किसने कलेक्ट करा, श्रीमती परमिंदर चोपड़ा ने। अब ये इवेंट हुआ था गोवा में। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए CSR चैंपियन अवार्ड मिला है, नॉन फॉसिल फ्यूल बिजनेस कैटेगरी में। यहाँ पर कैसे हम सोसाइटी के लिए काम करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर कवर करता है। नॉन फॉसिल फ्यूल बिजनेस में आपने रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी से अलग है उस पर काम करें। PFC की जो CEO है परमिंदर चोपड़ा, इसीलिए इनको अवार्ड मिला है। हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है, और इसका फाउंडिंग ईयर 1986 में। ये फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं आपके प्राइवेट सेक्टर को। डिफेंस प्राइमरी पर्पस क्या है, रुद्र M मिसाइल का जो अभी टेस्ट करी है। यहाँ पर इनका एक ही काम है, जो भी एनिमी एसेट्स है उनको न्यूट्रलाइज करना। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपने दुश्मनों में जीत रखनी है तो ये नहीं कि सिर्फ लड़ाई करो, उनसे मारपीट करो, उनके हथियार को खत्म करो। ऐसा चंगेज खान कहते थे। इसी बेसिस पे DRDO ने ये पर्पस करा है रुद्र M2 मिसाइल का। ये वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमी एसेट्स को खत्म करता है, प्रोपल्शन सिस्टम है और गाइडेंस एल्गोरिथम के साथ चलता है। ये डेवलप करा गया है एयर लॉन्च मिसाइल सिस्टम। ये DRDO सबसे इंपॉर्टेंट, इसका फाउंडिंग ईयर 1958, चेयरमैन कौन, समीर V कमात, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। और IAF जो मिसाइल्स को देखती है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये है हमारे विवेक राम चौधरी, और इनका हेडक्वार्टर्स कहां पर है, नई दिल्ली। इंटरनेशनल न्यूज की बात करें तो मेन फोकस क्या है हमारा, मेन फोकस है 77th वर्ल्ड असेंबली में कि डिजिटल हेल्थ के ऊपर काम करना। ये ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर रहा है। ये डेट है मई 2024, और लोकेशन है आपका स्विट्जरलैंड। यहाँ पर आपके ट्रांसफॉर्मेटिव रोल के साथ हम इंश्योर करते हैं इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर सर्विसेज पे। ये इंडिया के एडवांसमेंट पे डिजिटल हेल्थ के लिए काम करते हैं अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये एक एम करते हैं ताकि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम पे काम करें। कोविन यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करके कोविड-19 की पेंडेमिक की वैक्सीनेशन के साथ इनको हमने ट्रांसफर करें ताकि नेशनल इम्यूनाइजेशन सिस्टम पे काम कर सके। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिनीवा में है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है ये। और दूसरा, आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये क्या है, ये एक एश्योरेंस स्कीम है जो 5 लाख रुपए के हिसाब से दी गई है 550 मिलियन नीडी पीपल को। ये बहुत ही बड़ी स्कीम है। ई संजीवनी ये टेलीमेडिसिन सर्विसेज है, ऐसे एक्सेसिबल हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ काम कर रही है। तो डिजिटल हेल्थ के लिए इन 3 कंट्रीज पे पार्टिसिपेट करा गया, पर इंडिया ने भी अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया है डिजिटल हेल्थ पे। नेक्स्ट, when will Reliance Industries begin construction on logistics park? और ये कहां पर है, ये जून 2024 में शुरू हो रहा है। पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क है। लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बाद
ये लॉजिस्टिक्स पे बहुत अच्छे से काम हुआ है ताकि कनेक्टिविटी अच्छे से बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से बढ़े। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीईओ कौन? मुकेश अंबानी, हेडक्वार्टर्स मुंबई। इन रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक पार्टनरशिप करी है नॉर्वे की कंपनी के साथ, और ये क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके बाद ऊपर मेरे ख्याल से इसके ऊपर कोई क्वेश्चन इसके अलावा नहीं आ सकता है। नेक्स्ट, प्रगति 2024 इनिशिएटिव, ये किसने लॉन्च करा है? ये CCRAS ने लॉन्च करा है। और गोल क्या है इसका? आयुर्वेदा की तरफ काम करना। देखिए, हमारे इंडिया में हमेशा शुरू से ही आयुर्वेदा पे बहुत काम किया। हम लोग रिसर्च पे कर रहे हैं अभी भी, आयुर्वेदिक रिसर्च, बहुत सारी आयुर्वेदिक चीजों पे अभी भी हम लोग काम करते हैं, रिलाय करते हैं। बहुत सारे लोगों के सर्वाइवल शायद इसी वजह से है क्योंकि वो आयुर्वेदा पे बहुत ज्यादा काम चल रहा है। हमारे आयुर्वेदिक साइंस के जो सेंट्रल काउंसिल है, इनके जो मेन डीजी है उनका नाम क्या है? रावी नारायण आचार्य। और इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? नई दिल्ली। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये किसके अंडर आता है? CCRAS, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर। और उनके सेक्रेटरी का नाम वैद्य राजेश कोटेचा, हेडक्वार्टर्स दिल्ली। अब MOU साइन हुआ है किसके बीच? MEA, ठीक है, मिति एंड CSE ई गवर्नेंस सर्विसेज के लिए। ये ई माइग्रेट सर्विसेज पे काम कर रहे हैं फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। यहाँ पर जो ई माइग्रेट सर्वेंट्स है, ये आपके ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए इमिग्रेशन चेक करने के लिए अलग अलग कंट्रीज पे, ताकि हमारे बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे जाके काम कर सकें, और इससे हमारी नेशनल इनकम पे बहुत ज्यादा फायदा भी हो। ये हमारी मेडिकल सर्विसेज और माइग्रेंट वर्कर्स के साथ डिजिटल इंडिया मिशन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, ताकि ये स्कीम्स हमें आगे बढ़े। MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स कौन? S जयशंकर। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, और उसके मिनिस्टर कौन? हमारे श्री अनुराग ठाकुर। अभी ये सब चेंज होने वाले आफ्टर इलेक्शंस, देखते हैं क्या होता है। CSE ई गवर्नेंस सर्विसेज, ये एक स्पेशल स्कीम्स है जो 2009 में लॉन्च करी गई। नेक्स्ट, प्राइमरी पर्पस ऑफ समर फिएस्टा, ये नेशनल बाल भवन में करा है। कि किस लिए करा गया है? ताकि परफॉर्मिंग आर्ट्स पे चिल्ड्रन के लिए क्रिएटिव काम कर सके। ये श्री संजय कुमार ने लॉन्च करा। ये इवेंट नेशनल बाल भवन पे करा है ताकि 5 से लेकर 16 साल तक के बच्चे अपनी स्किल्स दिखा सकें। डांस, कैलीग्राफी, म्यूजिक, गेम। नेशनल बाल भवन हमारे स्कूल एजुकेशन के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिनके मिनिस्टर अभी हैं धर्मेंद्र प्रधान, ताकि हम थिंकिंग, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी पे काम कर सकें। अब इसके बाद आती है आज की पूरी समरी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा, और इस तरीके से हम लोग अपने सारे करंट अफेयर्स को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।